Hello, check, hello. Hello, 1, 2, 3, 4, hello. Hello, check, check. आज के हेलो आज के मुखिया के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्या मैम, हमारे जिला के एसई सर, डीजीआरओ, जिला के सिविल सर्जन, डीएसी और सभी जिला के सम्मानित मुखिया का मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का शुरुआत हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। सर से अनुरोध होगा कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। सर, डॉक्टर साहब उधर से आइए। ताली बजते रहना चाहिए। लाइए मेरे जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्षता में मुखिया का संवाद कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। इसमें खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी विभाग हैं, जैसे आईसीडीएस है, शिक्षा विभाग है, आपूर्ति विभाग है और आईसीडीएस है, उससे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज का जो कार्यक्रम होगा वो सभी पदाधिकारी अपने विभाग से संबंधित योजना के अंतर्गत क्या क्या सामग्री दिया जाता है उसके बारे में आपको पहले बताएंगे। उसके बाद हमारे डीजीआरओ सर, फिर माननीय सदस्या मैम और अंत में परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय अपना प्रबोधन करेंगे, आपको जागरूक करेंगे। इसके बाद आपको किसी तरह का मन में संशय होगा, सवाल होगा, कोई जानकारी लेनी होगी, वो सर से आप डायरेक्ट अपना बात रख सकते हैं। तो हम आज का कार्यक्रम सभी उपस्थित मुखिया और हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदस्या मैम, हमारे एसई सर,
सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि डीएससी साहब वो आए और अपना विभाग से संबंधित जानकारी संक्षेप में हमारे जनप्रतिनिधि को देंगे। डीएससी साहब। आज इस सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस गर्ल्स खूंटी के सभागार में मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में हमारे राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया, एसी सर, सीएस सर, डीएसओ सर और डीएसडब्ल्यू मैम और उपस्थित यहाँ पे सम्मानित मुखियागण, मीडिया के लोग, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। मैं जिला शिक्षा अधीक्षक खूंटी, हमारे ज़िले में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना जो एक केंद्र और राज्य के सम्मिलित प्रयास से एक योजना, महत्वाकांक्षी योजना जो चलाई जा रही है, वह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर का पका हुआ भोजन देने का प्रावधान के तहत यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई और उस वक्त पका हुआ भोजन देने का प्रावधान नहीं था। उस समय अनाज मिलता था। पका हुआ भोजन देने का प्रावधान 2003-2004 में यह प्रारंभ की गई और तब से यह दोपहर के समय बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में पका हुआ गर्म खाना दिया जा रहा है। हमारे खूंटी ज़िले में सर 860 विद्यालय जो हैं वहाँ पे मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है। इसमें गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय भी हैं, जहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन योजना के तहत आच्छादित किया गया है। हमारे खूंटी ज़िले में कक्षा 1 से 8 तक के आच्छादित कुल जो नामांकित छात्र हैं उसकी संख्या है 70,108 और जो आच्छादित हैं वो 54,248 हैं। कुल अगर देखा जाए तो लगभग 80% जो हैं वो बच्चे आच्छादित हैं और प्रतिदिन वो मध्याह्न भोजन जो है कार्य दिवस में वो उनका संचालन किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन का संचालन के लिए जो स्कूल प्रबंधन समिति होती है उसी की एक उप समिति है सरस्वती वाहिनी, उसी के द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना जो है वो संचालित की जा रही है। सरस्वती वाहिनी योजना के तहत सरस्वती वाहिनी के तहत वो जो एसएमसी की सभी महिला सदस्या होती हैं वो और उनके साथ में जो स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं और उन्हीं में से एक अध्यक्ष का चयन किया जाता है और एक संयोजिका होती है जो मिलकर के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना को संचालित कर रहे हैं। पात्रता के तहत इस योजना में नामांकित विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन योजना से कवरेज किया गया है। इसके तहत प्रत्येक दिन हमारे जो प्रारंभिक विद्यालय हैं उसमें 2 कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला 1 to 5 जिसे निम्न प्राथमिक बोलते हैं और दूसरा 6 to 8 जिसे उच्च प्राथमिक बोलते हैं। तो निम्न प्राथमिक के लिए जो प्रतिदिन जो चावल है वो 100 ग्राम है और वहीं उच्च प्राथमिक के लिए 150 ग्राम है। दाल की मात्रा जो है वो 20 ग्राम है निम्न प्राथमिक के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए 30 ग्राम है। वहीं सब्जी निम्न प्राथमिक के लिए 50 ग्राम है और उच्च प्राथमिक के लिए 75 ग्राम है।
हमारे इस योजना के तहत पूरक पोषाहार की भी व्यवस्था की गई है। पूरक पोषाहार के तहत 2 दिन सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार को विद्यालयों में अंडे दिए जाते हैं और इसके तहत जो बच्चे अंडे नहीं ग्रहण करते हैं उनके लिए फल की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा भत्ता की भी यहाँ पे व्यवस्था है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इस एक्ट की कंडिका 51B में यह प्रावधान है कि विद्यालय दिवस पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन मिलेगा। वहीं कंडिका 9(1) में उल्लेखित है कि अगर कार्य दिवस पर किसी दिन बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया गया किसी कारणवश, तो भत्ता के रूप में उन्हें खाद्यान्न की मात्रा तथा कुकिंग कॉस्ट की जो राशि है वो उपलब्ध कराई जाएगी। कुकिंग कॉस्ट की जो राशि है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कंबाइंड से मिलता है, जो उच्च प्राथमिक वर्ग के लिए 8 रुपया 17 पैसे हैं और निम्न प्राथमिक के लिए 5 रुपया 45 पैसे हैं। और इसके साथ हमारे ज़िले में 1587 रसोइया जो हैं वो कार्यरत हैं और अभी करेंट अपडेट में उनको जो है वो वेतनमान वो ये उनको मिला हुआ है ऑनरियम। और ज़िले में खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा पोषण वाटिका चलाई जा रही है। हमारे यहाँ 121 विद्यालय हैं जो पोषण वाटिका के लिए चयनित हैं, सभी में पोषण वाटिका चल रही है। उसमें जो स्कूल के कैंपस में ही हरी सब्जियां उगाया जाता है और वही ताज़ी जो सब्जियां हैं वो बच्चों को परोसा जाता है। और स्वतंत्र रूप से भी हमारे स्कूल में कई विद्यालयों में पोषण वाटिका जो है वो स्थापित की गई है। साथ ही साथ हमारे मध्याह्न भोजन और सुदृढ़ करने के हेतु किचन स्टोर रिपेयरिंग की भी काम चल रहा है। ज़िले में 130 विद्यालय में किचन स्टोर रिपेयरिंग के लिए कार्य चल रही है, जो अंतिम ये पे है वो समाप्त होने वाली है। और साथ ही साथ 68 और नए किचन स्टोर की मरम्मती का काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों में हमारे ज़िले में बरसों पुराने जो बर्तन हैं वो एल्युमिनियम के बर्तन हैं, यूज्ड 15 साल से हो रहे हैं, तो उन्हें भी नए बर्तन खरीद के लिए सभी विद्यालयों को एसएमसी को जो है वो पैसे राशि जो है वो भेजी गई है और वो अपना एक क्रय समिति बनाकर अपने ज़रूरत के हिसाब से वो बर्तन क्रय करेंगे। और उसमें बर्तन क्रय में सबसे बड़ी जो उनको ध्यान देना है कि जो एल्युमिनियम का बर्तन होता है वो बच्चों के सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो कम से कम बिल्कुल नगण्य एल्युमिनियम का बर्तन वो खरीदारी करेंगे। तो इस प्रकार से सर ज़िले में जो खाद्यान्न की मात्रा है वो सभी स्कूलों में सर पर्याप्त है और हमारे यहाँ ज़िले में सभी 860 विद्यालयों में डोर टू स्टेप डिलीवरी के तहत जो है वो वेंडर के माध्यम से बच्चों स्कूलों में चावल जो है वो पहुंचाई जा रही है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि सर हमारे इस करा देंगे सर। ज़िले में मध्याह्न भोजन की योजना सभी विद्यालयों में सुचारू और सफल रूप से संचालित हो रही है और अगर किसी भी प्रकार की कोई स्कूल में समस्या आती है तो आप सम्मानित मुखियागण हैं वो मेरा हमको ऑफिस को ज़रूर इसके लिए अवगत आप कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। डीएससी साहब ने आप लोगों को अपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले स्कूल में जो सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में बताया। मैं अनुरोध करता हूं डीएसडब्ल्यूओ मैडम से कि वो अपने योजना के बारे में।
प्रबोधित करें। मंच पर आसीन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, एसी सर, सीएस सर, डीएसओ सर, डीईओ सर, माननीय मुखियागण, पत्रकार बंधु एवं अन्य, आप सबों को मेरा जोहार। जैसे कि नाम से ही विदित है जिला समाज कल्याण, तो हमारे द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा समाज कल्याण से निहित कार्य किए जाते हैं, जो कि प्रखंड स्तर पे या बोले गांव स्तर पे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ये कार्य किए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग 6 सेवा देते हैं: शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और साफ सफाई की जानकारी। ये सारे जो सेवाएं हैं ये आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दिया जाता है। इसमें मैं आप लोगों को विस्तार से बताना चाहूँगी कि ये जो 6 सेवाएं हैं इसमें 2 सेवा ये हम लोगों के द्वारा दिया जाता है और 4 सेवाएं जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल के किया जाता है। तो ये 2 सेवाएं जो हमारे द्वारा किया जाता है, ये शाला पूर्व शिक्षा, जिसमें कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा दी जाती है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। पूरक पोषाहार, जैसा कि अभी डीओ सर बता रहे थे कि उनके यहाँ मध्याह्न भोजन दिया जाता है, पर हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है। एक बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी सेंटर में जो खाना दिया जाता है, जो भोजन दिया जाता है, जो आहार दिया जाता है, वो पूरक पोषाहार है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि डेली भोजन जो बच्चा अपने घर में खा रहा है, उसके अलावा जो पोषण उसको पूरा नहीं हो रहा है, उस पोषण को पूरा करने के लिए कुछ मात्राएं निर्धारित की गई हैं। उस मात्रा के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र में राशन या आहार उनको दिया जाता है, जिसमें मैं 2 तरह का आहार दिया जाता है। एक टेक होम राशन, मतलब सूखा राशन दिया जाता है जो घर ले जा कर के उनको उस मात्रा के आधार पे खाना है। तो ये जो टेक होम राशन है, इसके जो लाभार्थी हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इसमें हमारी गर्भवती महिलाएं आती हैं, धात्री महिलाएं आती हैं। धात्री मतलब जिसका बच्चा हो गया है और बच्चा 6 महीना तक के अंदर में जिसके बच्चे हैं, वही हमारे यहाँ धात्री महिला में गिनी जाती है। तो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं और 3 से 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको सूखा राशन दिया जाता है कि घर में वो निश्चित क्वांटिटी में बना करके उसको खाना है। उसके बाद इसके बारे में मैं बता दूं कि THR जो सूखा राशन है जो हम लोग वितरण करते हैं, वो पैकेट में आता है। प्रति बेनिफिशियरी उसका पैकेट निर्धारित है। जैसे कि 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें 4 पैकेट दिया जाता है। 2 मीठा होता है, बच्चों का सारा मीठा ही है। इसमें उसका जो रंग है वो एक नारंगी रंग का होता है, 2 पैकेट दिया जाता है, और पीला रंग का होता है जो 2 पैकेट दिया जाता है। जिसका जो क्वांटिटी है वो 110 ग्राम हो गया और 115 ग्राम हो गया। ये उपयोग करना है एक दिन में उसको 110 ग्राम यूज़ करना है नारंगी वाला, और पीला वाला 115 ग्राम यूज़ करना है। पैकेट का जो वजन होता है वो 660 ग्राम होता है और 748 ग्राम होता है। और 1 माह में जो उनको राशन दिया जाता है वो 4 पैकेट का है। उसी तरह से 6 माह से 6 वर्ष के जो कुपोषित बच्चे हैं उनको भी हम लोग घर में, बच्चा का कुपोषण दूर हो इसलिए घर में ही उसके घर वाले, परिवार वाले उसको वो आहार दे करके उसका कुपोषण दूर कर सकते हैं। उसके लिए भी मात्रा निर्धारित की गई है। उसमें जो कुपोषित, अति कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए जो आहार निर्धारित है उसका पैकेट है बैगनी रंग का और लाल रंग का, और इनको 6 पैकेट दिया जाना है। मतलब बैगनी रंग का जो पैकेट है वो 3 पैकेट होगा और लाल रंग का जो पैकेट है वो 3 पैकेट होगा। इस तरह से मिलाकर के 6 पैकेट होते हैं। और इनको खिलाने का मात्रा भी अलग है। एक है 150 ग्राम बैगनी रंग का, और लाल रंग का जो पैकेट है उसको 180 ग्राम खिलाना है।
और ये पैकेट का जो वजन है वो है आपका 720 ग्राम बैगनी और लाल 780 ग्राम। अब आते हैं गर्भवती महिलाओं पे। गर्भवती महिलाओं को भी 4 पैकेट दिया जाता है, 2 नमकीन और 2 मीठा। इसमें क्या है, इनका जो कलर है गर्भवती महिलाओं का ये हरा रंग का होता है, जो कि एक दिन में उसको खाना है 140 ग्राम और पैकेट का वजन है 840 ग्राम और ये 2 पैकेट रहता है। और मीठा दलिया जो है उसका कलर होता है नीला रंग का, जो कि 135 ग्राम उसको प्रतिदिन यूज़ करना है, खाना है मतलब, और 880 ग्राम का पैकेट होता है, ये भी 2 पैकेट होता है। अब आते हैं हम लोग धात्री महिलाओं पे। तो धात्री महिला का जो आहार है वो भी 4 पैकेट उनको दिया जाता है, 2 मीठा और 2 नमकीन। जो नमकीन है वो हल्का हरा रंग का होता है, जिसको 140 ग्राम धात्री महिलाओं को खाना है और पैकेट का वजन है 840 ग्राम। और मीठा दलिया जो है वो मैरून रंग का होता है और ये 135 ग्राम उसको प्रतिदिन खाना है और 880 ग्राम का उसका पैकेट होता है। मैं यहाँ थोड़ा संशोधन करना चाहूँगी, ये ऑल्टरनेटली खाना है, नारंगी एक दिन खा लें और पीला एक दिन खा लें, ऐसे ऑल्टरनेटली खाना है, एक ही दिन में दोनों पैकेट नहीं खाना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शाला पूर्व शिक्षा में जो पूरक पोषाहार दिया जाता है उसके जो हमारे लाभार्थी हैं वो 3 से 6 वर्ष के लाभार्थी होते हैं और इन्हें प्रतिदिन नाश्ते में सूजी, चीनी और घी का उनको उपयोग करके उसका कुछ भी रेसिपी बनाना है, चाहे वो हलिया हो, दलिया हो या उपमा हो, इस तरह से। तो इसमें जो इसका जो मात्रा है, इसमें प्रतिदिन सूजी 15 ग्राम यूज़ करना है, चीनी 7 ग्राम यूज़ करना है और घी 3 ग्राम यूज़ करना है। और इसके लिए जो पैसा निर्धारित है वो 1 रुपया 97 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से है। अब आते हैं हम लोग जो उसको पूरक पोषाहार दिया जाता है उसके बारे में। तो इसमें जो निर्धारित किया गया है उसमें चावल प्रति बेनिफिशियरी प्रति बच्चा 80 ग्राम है, अरहर दाल 20 ग्राम है और हरा सब्जी 50 पैसा का। सरसों तेल 4 ग्राम है और अंडा का अभी सप्लाई नहीं हो रहा है और अंडा का पैसा भी नहीं आ रहा है। अंडा भी दिए जाने का प्रावधान है, परंतु हमारे यहाँ अभी अंडा का सप्लाई बंद है। और नमक मसाला के लिए 25 पैसा निर्धारित किया गया है। तो ये हो गया आंगनबाड़ी सेंटर में जो हम लोग पूरक पोषाहार देते हैं उसके बारे में। इसके अलावा अन्य कुछ योजनाएं चल रही हैं, मैं शॉर्ट में उसके बारे में भी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और अपने विभाग का कुछ प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अन्य कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। अभी आप लोग जानते होंगे कि पिछले साल से सावित्रीबाई फूले कार्यक्रम हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 8 से लेकर के 12th क्लास की बच्चियों को राशि दी जाती है, आवेदन अगर वो लोग करेंगे तो। इसमें क्या है, 8 और 9th क्लास के बच्चियों को 2,500 रुपया, 10th, 11th और 12th को 5,000 रुपया और 18 वर्ष से 19 वर्ष की ऐसी बच्चियाँ जिसका वोटर आईडी कार्ड बन गया है उनको 20,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में एकमुश्त जमा कर दी जाती है। मैं बताना चाहूँगी दूसरी योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत प्रथम गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के देखभाल के लिए अपने पेट में पलने वाले बच्चे का अच्छे से पालन पोषण हो, उसके लिए सरकार 5,000 रुपया अलग अलग किस्त में देती है, जिसमें जब गर्भवती महिला का हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। जब उसका डिलीवरी हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो 2,000 रुपये की राशि दी जाती है
और बच्चे का टीकाकरण पूर्ण हो जाता है तो 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। और इसके लिए आवेदन करने का जो सिस्टम है उसमें आपको आंगनबाड़ी सेविका को आवेदन भर के दे देना है और उसका ऑनलाइन एंट्री या तो सेविका करेगी या हमारी लेडी सुपरवाइज़र जो है वो आपके आवेदन को लेकर के उसका एंट्री करेंगी। और एंट्री करने के बाद विभाग के द्वारा वो पैसा बेनिफिशियरी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कन्यादान योजना के बारे में। ये एकमुश्त गरीब जो फैमिली है उनको शादी के नाम पे 30,000 रुपया एकमुश्त दिया जाता है, जिसमें राशन कार्ड, शादी निबंधन प्रमाण पत्र, अकाउंट नंबर, शपथ पत्र और एज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। तो उनको इस योजना का हम लोग लाभ देते हैं। इसमें एक नया ऐड हुआ है कि अगर किसी कोई युवती का पति अगर मर गया है, वो विधवा हो गई है और उसका अगर शादी हो रहा है तो हम लोग उसको भी कन्यादान योजना का लाभ दे सकते हैं, बशर्ते कि वो मृत्यु प्रमाण, अपने पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें संलग्न करेंगे। दूसरा शादी या अन्य किसी तरह का विवाह में हम लोग ये लाभ नहीं देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो जिला समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से जो योजनाएं चल रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और भी कुछ छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं, जैसे हम लोग दिव्यांग बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति देते हैं और दिव्यांग यंत्र का भी वितरण करते हैं। और पोषण अभियान हम लोग जो चला रहे हैं, ये सब छोटा छोटा जो कार्य है वो सब हम लोग कर रहे हैं। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने विभाग से संबंधित बहुत सारे जानकारियाँ दिए और आप ग्राम और मात्रा को भी अगर जो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं लिखे होंगे उनको ऑब्वियसली भूल जाएंगे, तो जो अगर रखे हैं कुछ ऐसा लगता है कि हमको नोट करना चाहिए डायरी में, तो नोट करना चाहिए और इसकी पूरी जानकारी आपको ऑफिस से मिल जाएगा। तो ऑफिस से या आंगनबाड़ी सेविका से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी आपूर्ति शाखा की ओर से जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न दिया जाता है, उसमें वर्तमान समय में 4 प्रकार के हमारे कार्ड हैं। पूर्विकता गृहस्थ प्राप्त कार्ड, शुद्ध हिंदी है उसका, जिसको हम लोग गुलाबी कार्ड या लाल कार्ड के रूप में वो प्रचलित है। और एक अंत्योदय अन्न कार्ड जो पीला कार्ड, उसके बाद अभी राज्य सरकार द्वारा ग्रीन कार्ड, हरा कार्ड जो अभी बन रहा है और उसका खाद्यान्न भी मिल रहा है। और एक होता है संपन्न व्यक्ति के लिए व्हाइट कार्ड, सफ़ेद कार्ड। ये 4 प्रकार के अभी हम लोग को कार्ड है। इसमें जो गुलाबी कार्ड है वो प्रत्येक यूनिट एक व्यक्ति पर, यूनिट मतलब एक व्यक्ति पर 5 केजी खाद्यान्न दिया जा रहा है। उसमें अभी 4 केजी चावल और 1 केजी गेहूँ। पीला कार्ड में 35 केजी कुल दिया जाता है, 28 केजी और 7 केजी गेहूँ और 28 केजी चावल। पीला कार्ड में विशेष सुविधा चीनी 1 केजी एक कार्ड पर दिया जाता है। इसके बाद सभी जो कार्ड हैं पीला, गुलाबी और हरा, उनके साथ हरा कार्ड में केवल खाद्यान्न के रूप में दिया जाता है चावल 1 यूनिट पर 5 केजी। उसके साथ साथ उनको किरोसिन तेल 1 कार्ड पर 1 लीटर, नमक 1 कार्ड पर 1 केजी और अभी धोती साड़ी, सोना सोभरम धोती साड़ी भी उनको दिया जा रहा है। एक केवल विशेष
ग्रीन कार्ड में ही चीनी देने का प्रावधान है। बाकी 3 जो कार्ड हैं, गुलाबी, पीला और हरा, वो सब लगभग सुविधा समान है। वाइट कार्ड संपन्न व्यक्ति के लिए है, जो नौकरी करते हैं या आयकर टैक्स भरते हैं या वो व्यवसाय में अच्छा है, तो उनके लिए वाइट कार्ड है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए है। लेकिन उसमें भी यदि उनको ज़रूरत है तो 1 लीटर किरोसिन तेल दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार के कार्ड हैं जो अभी हमारे समाज में सरकार द्वारा लागू है। इसको कार्ड में बनाने की जो प्राथमिकता है, बुजुर्ग आदमी जो 60 वर्ष के जो सभी आदमी हैं उनको दिया जाना है। इसके साथ साथ विधवा, विकलांग, परित्यागता या फिर असाध रोग से जो ग्रसित हैं, कुष्ठ है, एड्स है या हार्ट का बीमारी, असाध रोग में जो लोग आते हैं उनको दिया जाना है। सबसे अधिक प्राथमिकता में सबसे पहले पीवीटीजी जो आदिम जनजाति हैं, आदिम जनजाति को, उसके बाद विधवा विकलांग को, उसके बाद एसटी को और असाध रोगों को दिया जाता है। इसमें वैसे व्यक्ति को ये सभी जो प्राथमिकता में हैं, इसके साथ साथ है झाड़ू कस हैं, सफाई कर्मी हैं, धोबी हैं, मोची हैं, श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वो सभी लोगों को, और छोटे वेतन वाले प्यून को भी राशन कार्ड दिया जाता है। इसी में वैसे लोगों को नहीं देना है, वैसा जो किसी तरह के सरकारी विभाग में वो नौकरी कर रहे हों या पेंशन पा रहे हों, उनको नहीं दिया जाना है। इसके अलावा उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है या ट्रैक्टर है या 5 लाख के कीमत से ऊपर कृषि का स्वचालित कोई मशीन है, अगर उनके पास है तो नहीं देना है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, नहीं देना है उनको। 3 पक्का मकान, पक्का दीवार के साथ छत सहित अगर 3 रूम से अधिक उनके पास पक्का मकान है तो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इस तरह के लोगों को, अगर ये हमेशा शिकायत आते रहता है कि बहुत संपन्न आदमी है, पीला कार्ड ले लिए हैं और हम लोग गरीब आदमी हैं, हरा कार्ड मिल रहा है, तो ऐसे लोग अगर लिए हैं तो उन पर उनको जांच करके अगर वो सही पाया जाता है तो उनसे जितना लिए हैं उसका 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली और उस पर 12% सूद की राशि सहित वसूली का है। अभी पीला कार्ड सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन आदिम जनजाति के केस में वो केवल बन रहा है और किसी को नहीं बन रहा है। पीला कार्ड को सरकार बंद करने का आदेश दे चुकी है, इसलिए उसमें नया कार्ड नहीं बनता। बहुत लोग हमारे गांव घर से आते हैं, लोग बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, कमज़ोर हैं, हमको पीला कार्ड दे दीजिए, तो पीला कार्ड उनको बंद हो जाने का कारण नहीं मिल रहा है। अभी जो ग्रीन कार्ड बना है, ग्रीन कार्ड में ही जो पहले बनाए हैं और जो ये प्राथमिकता हम बताएं कि आदिम जनजाति सबसे ज़्यादा प्राथमिक है, प्राथमिकता को, अब तो वो बंद हो गया, अब तो पीला ही उनको डायरेक्ट बन रहा है। पहले उनको भी बनाना हम लोग शुरू किए थे तो पहले हरा कार्ड बनता था, बाद में अभी सुधार हो गया, उनको पीला कार्ड ही बन रहा है। बाकी जो ये ग्रीन से गुलाबी होने का जो प्रक्रिया है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। वो जो लोग पहले बनाए हैं और जो प्राथमिकता में हैं, अगर हमारा वैकेंसी क्रिएट होता है एनएफएसए में तो उनको ऑटोमेटिक एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उनको अपने आप वो ग्रीन से परिवर्तित हो जाता है गुलाबी में। तो उसके लिए कहीं भी कोई अगर पैरवी करते हैं, कहीं दलाल बिचौलिया के चक्कर में पड़ते हैं, वो गलत है। वो कोई चाह करके भी उसको ग्रीन से गुलाबी नहीं कर सकता है। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मुखिया लोगों का जो है सतर्कता समिति ये पीडीएस सिस्टम को
कंट्रोल करने के लिए 5 स्तर पर सतर्कता समिति है, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और डीलर स्तर पर, सॉरी 4 हुआ, और स्टेट स्तर का भी है, 5 होता है। तो इसमें पंचायत स्तर, डीलर स्तर पर भी आपकी मुखिया का भूमिका महत्वपूर्ण है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्तर का अभी वो जो चल रहा है वो वैलिड है, लेकिन प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और डीलर स्तर वाला नया चुनाव होने के कारण इनवैलिड हो गया है। उसका हम लोग काम कर रहे हैं। सप्ताह दिन के अंदर आप लोगों को वो सतर्कता समिति में कौन कौन है ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी हमारा विभाग द्वारा जो खाद्य से सुरक्षा अधिनियम से नहीं है वो भी आपूर्ति विभाग देखता है। जैसे दाल भात योजना जो 5 रुपया में खाना दिया जाता है दोपहर का, वो हमारे प्रत्येक प्रखंड में चल रहे हैं। पेट्रोल सब्सिडी जो इसी तरह के जो राशन कार्ड, 3 तरह का कार्ड जो है बताए, पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड और हरा कार्ड के जो लाभुक हैं जिनके पास 2 पहिया वाहन है और उन्होंने लाइसेंस है, उनके पास ड्राइवरी लाइसेंस, वो ऐसे लोग उन लाभुकों को 250 रुपया प्रत्येक महीना, 25 रुपया कहा जाता है कि 1 लीटर पर 25 रुपया पेट्रोल सब्सिडी, 1 महीना में मैक्सिमम 10 लीटर, तो 250 रुपया वो फिक्स है जिनके पास 2 पहिया वाहन है और वो राशन कार्ड उनके पास है। सोना सोबरम बताए, तीनों कार्ड में पीला कार्ड, गुलाबी और हरा कार्ड, सब में 6 महीना में 1 धोती या लुंगी में से कोई एक और 1 साड़ी, 1 कार्ड को दिया जा रहा है। तो ये सारांश में हमारा आपूर्ति विभाग का ये योजना संचालित है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस कड़ी में आगे हमारे बीच जिला के सिविल सर्जन सर हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि वो आएं और अपने कुपोषण में जो कुपोषित बच्चों का इलाज होता है उस संबंध में जानकारी दें। थैंक यू। भगवान बिरसा मुंडा धरती पर पैर जमाने वाले सभी को मेरा जोहार। मैं डॉक्टर नागेश्वर माझी, सिविल सर्जन खूंटी। मैं हेल्थ फैसिलिटी में जुड़े हुए हैं और ज़िला को हम सदर हॉस्पिटल खूंटी से जुड़े हुए हैं, हर ब्लॉक को CHC से जुड़े हुए हैं, हर पंचायत को हमारा SWC और बड़े पंचायतों को और ग्राम्य को हेल्थ सब सेंटर से जुड़ा हुआ है। मुख्यतः हमारा काम है कि ज़िला से लेकर के अंतिम गांव के अंतिम घर तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। हमारे स्वास्थ्य CHC में, हमारा सदर हॉस्पिटल में उपचार केंद्र है, अति गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार केंद्र है, जिसमें से हमारा 6 प्रखंड में उपचार केंद्र खोला हुआ है। अति गंभीर अगर कुपोषित बच्चा होगा तो उसमें उसका लाभ उठाइए, हमारा ये भी एक काम है। दूसरा, हमारा बच्चों को 0 से लेकर के 5 साल का बच्चों को टीकाकरण का सुविधा है। गर्भवती महिला को सुरक्षा प्रसव के लिए हमारा ममता वाहन और हमारे पास एम्बुलेंस है जो सुविधा मुहैया कराते हैं। इसके अलावा जहाँ पर रोड एक्सीडेंट होता है उसके लिए भी हमारा 108 गाड़ी है, 104 है, उसको हम लोग एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट देते हैं। मुख्य काम हमारा है क्या कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों को MTC में लाइए और उसका सुविधा लीजिए। और ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, हमारा जितना प्रवक्ता लोग बोल चुके हैं और इतना ही कह करके हम अपना वाणी पूर्ण करते हैं। डॉक्टर साहब जो कुपोषित बच्चा के बारे में बोल रहे थे, हम लोग कई जिला में कार्य किए हैं तो हम लोग देखे हैं मीटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आता है कि कुपोषित बच्चा रहने के बावजूद भी गार्जियन हॉस्पिटल तक नहीं लाते हैं और पदाधिकारी के बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों का हो जाता है। आपका बात, जो बात पदाधिकारी इधर से बोलते हैं और वही बात अगर आप बोलिएगा
उनको समझाइएगा तो वो बात को समझते हैं। तो इसमें बहुत समस्या है कि लोग आते नहीं हैं इलाज कराने, आते भी हैं बहुत जल्दी जाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें मुखिया लोगों का, जनप्रतिनिधि लोगों का महत्व है। इसलिए ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे उसको आप लोगों को अगर कहीं मदद की ज़रूरत हो तो आंगनबाड़ी सेविका लोगों को ज़रूर आप मदद करें ताकि कुपोषित बच्चों का इलाज संभव हो पाए। अब मैं जिला के एससी साहब से DGRO सर से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और आप लोगों से आशीर्वचन के रूप में कुछ कहें। सर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड राज्य खाद्य आयोग, माननीय सदस्य महोदय, सिविल सर्जन साहब, DSO साहब, DAC साहब और DSWO मैम, साथ ही इस जिले के विभिन्न प्रखंडों के दूर दराज ग्राम पंचायत से आए हुए सभी सम्मानित मुखियागण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम आप सबों को जोहार। झारखंड राज्य खाद्य आयोग द्वारा यह जो कार्यक्रम निरंतर आयोजित किया जा रहा है, वह आज का यह कार्यक्रम इस राज्य के 23वें जिले के रूप में आयोजित है। मात्र एक रांची जिला बचा हुआ है जो कल आयोजित होने वाला है। राज्य खाद्य आयोग के इस प्रयास की मैं प्रशंसा करता हूं। इसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगा। राज्य खाद्य आयोग का यह कार्यक्रम लोगों के बीच में जागरूकता लाने के उद्देश्य से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज सभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, उपस्थित हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके तहत आज हम यहाँ एकत्रित हैं, वह अक्टूबर 2015 से लागू है। उसके वह अधिनियम 5 जुलाई 2013 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। कोई भी अधिनियम, खास करके मतलब केंद्रीय अधिनियम, भारत सरकार का अधिनियम फ्रेम होता है तो आप देखेंगे कि वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता रहा है। लेकिन यह एक ऐसा अधिनियम है कि जम्मू कश्मीर, आज का जम्मू कश्मीर नहीं, पहले का जम्मू कश्मीर, उस समय का जम्मू कश्मीर, वहाँ भी लागू हुआ। यानी यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार को इस पर कानून बनाना पड़ा और वह कानून पूरे देश में एक रूप से लागू हुआ। इस कानून के पृष्ठभूमि में अगर हम जाएंगे तो बहुत लोगों ने अपनी मेहनत की आहुति दी है इसमें। इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, खाद्य सुरक्षा। हम पोषण की बात, सिविल सर्जन साहब, DSW मैम ने पोषण और कुपोषण की बात की है। शिशु मृत्यु दर, गर्भवती माताओं के मृत्यु दर, ये सब आंकड़ों पे यदि हम गौर फरमाएंगे तो बड़ी ही अच्छी स्थिति हम नहीं पाएंगे। कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि खाद्य सुरक्षा एक ऐसा विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हम
वहीं से पोषण की बात करते हैं और कुपोषण से बचने का वह उपाय है। इसमें इस अधिनियम की धारा 15 के तहत शिकायत को सुनने के लिए, इसमें जैसा कि आपको डीएसओ साहब ने बतलाया कि अंत्योदय, अन्न योजना, उसके बाद पीएचएच के लाभुक होते हैं, और इसी के क्रम में आपका लक्षित टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑर्डर 2017 जो फ्रेम हुआ उसकी भी चर्चा इन्होंने किया कि कौन समावेशन मानक में आते हैं, कौन लोग अपवर्जन मानक में आते हैं, और अपवर्जन मानक के लोग यदि इसका लाभ ले रहे हैं तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। हमारे जो सभी सम्मानित मुखियागण हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि अधिनियम की जो मंशा है पीएचएच, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार, वो लागू करने के क्रम में अपवर्जन मानक के तहत यदि कोई लाभ ले रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से इस लाभ से वंचित करके जो इसके पात्रता रखते हैं उनको लाभ दिए जाने की आवश्यकता है। और इन्होंने आपको संगठनात्मक जो स्वरूप है कि जो इंटाइटलमेंट किया गया है इस अधिनियम के तहत, उसमें किसी प्रकार का छीजन न हो। जो अनुमान्यता है उसके तहत खाद्यान्न लाभुक को मिले, उसी के तहत अधिनियम के प्रावधानों के तहत झारखंड राज्य खाद्य आयोग का गठन भी किया गया है और इसके लिए एक नियमावली भी बनाई गई है। और उसी के तहत आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, आपसे अपेक्षा है कि यहाँ जो बातें होंगी आप उसको अपने पंचायत स्तर पे इसके जो लाभुक हैं उससे आप शेयर करेंगे, उनको बताएंगे। आपके ग्राम पंचायत में जो डीलर्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जो स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, उसको आप अवश्य देखने का काम करेंगे कि किसी प्रकार का छीजन नहीं हो। और उसी के तहत, उसी अधिनियम के तहत धारा 15 के तहत जिला स्तर पर यदि किसी की कोई शिकायत है तो उसको सुनने के लिए जिले के अपर समाहर्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। और उसी हैसियत से आज हम आप सबों से बात कर रहा हूं। अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी महीने में आपको खाद्य नहीं मिलते हैं, सपोज ये महीना आपका अक्टूबर है, तो अक्टूबर का खाद्यान्न आप अपने डीलर से नवंबर तक प्राप्त कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। यदि नवंबर तक आपको किसी कारणवश खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता है तो दिसंबर महीने में आप मेरे पास शिकायत कर सकते हैं और मेरा दायित्व बनता है कि अधिनियम में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके तहत हम आपको खाद्यान्न दिलाएं। ये बातें हो गई आपका जो सप्लाई है पीडीएस शॉप है उसके रिगार्डिंग। दूसरी बात है जो डीएसडब्ल्यू मैम देख रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र से पूरक पोषण आपको दिया जा रहा है। इसी अधिनियम के पश्चात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आईसीडीएस के तहत नियमावली 2017 बनाया गया है। उसमें प्रावधान किया गया है कि यदि जो आपको आंगनबाड़ी केंद्रों से पूरक पोषाहार मिलना है वो नहीं मिलता है तो डीजीआरओ जो होंगे वो अगले महीने के 15 तारीख तक उसका एक दर दिया हुआ है। जैसा कि उन्होंने बताया आपको कि 6 माह से लेकर 3 साल के बच्चे, 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों तक की देखते हैं, 2 कैटेगरी है। उसके बाद जो गर्भवती माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं, उन सबों का भी पोषण की जिम्मेवारी इनके पास है। उनका जो भी इंटाइटलमेंट है अगर नहीं मिलता है तो आप अपने
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी यानी इस जिले के लिए अपर समाहर्ता मेरे पास शिकायत कर सकते हैं। और उसका इंटाइटलमेंट 2017 का जो नियमावली है, शायद रिवाइज भी हुआ होगा, तो 6 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये प्रतिदिन प्रति बच्चे की दर से हम आपको खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में दिलवाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से डीएससी साहब ने बताया कि 1 से 8 वर्ग के क्लासेज में प्राइमरी स्कूल जो हुए 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मिड डे मील, इसके लिए भी आपका जो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015 में नियमावली बनाई गई है, मिड डे मील रूल्स 2015, उसमें प्रावधान किया गया है कि यदि आपको किसी स्कूल डे में यदि जो पोषण मिलना है वो नहीं मिलता है तो आप अपने डीजीआरओ के पास शिकायत कर सकते हैं और अगले महीने के 15 तारीख तक अधिनियम का अनुसूची 2 में जो प्रावधान किया गया है उसके तहत हम आपको खाद्य सुरक्षा भत्ता दिलाने का काम करेंगे। और यदि 3 दिन तक, उसमें प्रावधान है, 3 दिन तक लगातार किसी कारण से बच्चे को पोषण नहीं मिलता है, मिड डे मील नहीं मिलता है, या लगातार 5 दिन तक महीने में, तो इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो प्रावधान किए गए हैं, यह जो आप सबों को, उपभोक्ताओं को शस्त्र दिया गया है, जरूरत इसी बात की है कि सबों को आप सम्मानित मुखिया जी अपने ग्राम पंचायत में प्रचार प्रसार करें। सबों का नियमावली बना हुआ है, नियम बना हुआ है, हिंदी में है, आप उसको देखें, पढ़ें, लोगों को बताएं और किसी प्रकार का छीजन न हो। जो अधिनियम बना है, जो आयोग गठित है, डीजीआरओ के जो दायित्व हैं, उसके तहत एक कार्य पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से, अच्छी तरीके से संपादित हों, योजना जो है वो अच्छी तरीके से कार्यान्वित हो, यही लक्ष्य है आज के इस बैठक का। आप लोग के को बुलाया गया और माननीय आयोग के माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय जो आए हुए हैं, इनकी पुनः मैं एक बार प्रशंसा करता हूं आज के इस कार्यक्रम आयोजन को लेकर। और आप सबों से पूरा विश्वास है कि आप यदि किसी प्रकार का कहीं विचलन होगा, कोई अनियमितता होगी, पोषण खाद्यान्न नहीं मिलेगा, तो अपने डीजीआरओ के पास अवश्य शिकायत करने में लोगों को मदद करेंगे। और मैं आपको वचनबद्धता देता हूं इस कार्यक्रम में कि हम प्राथमिकता के आधार पे जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके तहत हम आपको जो खाद्य सुरक्षा भत्ता है वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को बहुत सारे अधिनियम के बारे में सर बताए, आपके अधिकार के बारे में बताए। मैं अब अनुरोध करता हूं सदस्या मैडम से कि आएँ और हमारे जनप्रतिनिधि को प्रबोधित करें। धन्यवाद सर। बिरसा मुंडा की धरती को नमन करते हुए झारखंड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा झारखंड के विभिन्न जिला में मुखियाओं के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम करते हुए आज खूंटी जिला में, ये हमारा 23वां जिला है, इसमें उपस्थित झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर, खूंटी जिला के तमाम पदाधिकारीगण एवं खूंटी जिला के विभिन्न पंचायतों से आए मुखियागण एवं प्रेस के साथियों, अभी आप लोग विभिन्न विभागों के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योजनाएं चलाई जा रही है उसकी विस्तृत जानकारी हासिल कर रहे थे। क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब जो आपके गांव में जो डीलर के द्वारा जो पीडीएस दुकान से जो खाद्यान्न का वितरण होता है वही खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन आज आप लोगों को पूरी विस्तार पूर्वक जो समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा जो जो योजनाएं
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जा रही है, विस्तार पूर्वक बताई गई। अभी मैं आंगनबाड़ी से शुरू करती हूँ। जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम की 2 योजनाएं सम्मिलित हैं। पहला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके बारे में अभी आपको DSW मैडम ने पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, लेकिन मैं इसमें और भी कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि अभी इसमें कुछ संशोधित की गई है। पहले इसमें जो प्रथम बार गर्भधारण महिला करती थी और आंगनबाड़ी में जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती थी और उसमें जब कुछ प्रक्रियाएं हैं उसे पूरी करने के बाद 3 किस्तों में उसे 5,000 रुपया दी जाती थी। प्रथम किस्त में 1,000, दूसरी किस्त में 2,000 और तृतीय किस्त में 2,000। लेकिन अभी जब संशोधन हुआ है तो उसमें अब 2 किस्त में 5,000 रुपया दी जाती है, क्योंकि जो अमाउंट 5,000 है वही है, लेकिन प्रथम किस्त में 3,000 और द्वितीय किस्त में 2,000, टोटल 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। और उसमें जो संशोधन हुआ है कि अगर कोई महिला दूसरी बार गर्भवती होती है और वो पुत्री को जन्म देती है, अगर जो दी है, जो अगर उसकी बच्ची बालिका होती है, लड़की पैदा होती है, तो उसे एक मुश्त 6,000 की राशि दी जाती है। और दूसरा पार्ट है जो अभी DSW मैडम ने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया कि गर्भवती महिला, धात्री महिला और जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं, जिनको विभिन्न कलर में, विभिन्न रंगों में जो रेडी टू ईट जो पैकेट दी जाती है, उससे किस मात्रा में कितना खाना है। लेकिन अक्सर ऐसे सुनने को आता है कि जब महिला वो पैकेट अपने घर में लेकर जाती है और उसे बनाकर पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाती है। तो अभी DSW मैडम ने भी आप लोगों को बताया कि ये पूरक आहार है, जो आप घर में खाना खाते हैं उसके अतिरिक्त जो पौष्टिकता की आवश्यकता होती है, इसे पूर्ण करने के लिए है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रही हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने, और जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको दवा दिन में 2 बार लेना है या दिन में 1 बार लेना है या तीनों टाइम लेना है, तो आप उसी अनुसार दवा को खाते हैं, तभी आपकी बीमारी ठीक होती है। ठीक उसी प्रकार जो उस रेडी टू ईट में जो मीठी दलिया और नमकीन दलिया के रूप में जो पूरक पोषाहार दी जाती है, उसमें एक चम्मच रहता है और उसे निर्धारित किया हुआ रहता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में खाना है। अगर महिलाएं उसे सही क्वांटिटी में खाएं तो उसका पूरा लाभ उस महिला को मिलेगा। अभी बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी चर्चाएं उन्होंने की, जैसे सावित्रीबाई फूले कन्यादान योजना और छात्रवृत्ति योजना। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आती है, क्योंकि आप लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, इसलिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो जो योजनाएं चलाई जा रही थी उन्होंने उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये खाद्य आयोग का प्रोग्राम है और कल ऐसा ना हो कि आप लोग सावित्रीबाई फूले और कन्यादान योजना और छात्रवृत्ति योजना की शिकायतें भी आयोग को करें। इसलिए ये योजनाएँ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आती है। इसमें सिर्फ जो पूरक पोषाहार जो गर्भवती धात्री महिला और 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चों को जो मिलता है उसकी माँ को, और 6 से 6 साल तक के बच्चों को जो मिलता है भोजन, उसी की शिकायत की जा सकती है। उसके बाद अभी DSC साहब ने आप लोगों को जो शिक्षा विभाग से चलाई जा रही जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से, जिसे आप लोग मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं, तो मेन्यू के हिसाब से आपके जो पंचायत के जो स्कूल हैं उसमें सही मात्रा में बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं, आप लोग इसको भी देखिए। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये निर्देश दिया है DSC साहब को कि आप तमाम मुखियाओं को जो मेन्यू है कि किस दिन बच्चों को क्या मिलना है उसकी जानकारी होगी, तभी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि आज मेन्यू में क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। तो अभी DSC साहब आप लोगों को उसकी कॉपी देंगे।
और जैसा कि सोमवार और शुक्रवार को अंडा का वितरण किया जाता है बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उन्हें फल दी जाती है, और जो बच्चा अंडा खाते हैं उसे सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को अंडा दी जाती है। लेकिन यदि सोमवार और शुक्रवार को स्कूल बंद है तो उसके नेक्स्ट डे, जो दूसरे दिन जो स्कूल खुलता है, उस दिन अंडा देने का प्रावधान है। मतलब कहने का है कि सप्ताह में 2 दिन अगर अंडा मिलना है तो 2 दिन मिलना है। अभी अब डीएसओ साहब ने जो पीडीएस से मिलने वाले जो गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड, ग्रीन कार्ड के बारे में बता रहे थे कि किस कार्ड में कितनी राशन मिलनी है, उसकी भी आप लोगों को जानकारी मिल गई है। लेकिन उन्होंने भी धोती साड़ी योजना, दाल भात योजना और पेट्रोल सब्सिडी के बारे में जो यहाँ पे चर्चाएं की, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आती है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो लाभुक को जो कार्ड के माध्यम से जो खाद्यान्न का वितरण होता है वही योजनाएं हैं। अक्सर हमारे आयोग में ये शिकायतें आती हैं कि हमें राशन कम मिला, या हमें 1 महीना का राशन नहीं मिला, या जो तराजू है उसमें ईंट पत्थर से तौल करके दिया गया और हम लोगों को पर्ची नहीं दी गई, या अगर पर्ची दी गई तो हमें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मैं इस मंच से आप लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने जो पंचायत के जो लाभुक हैं उनको कहिए कि जब तक आप लोग खाद्यान्न नहीं लेते हैं तब तक आप लोग ई-पॉश मशीन में अंगूठा नहीं लगाएं, क्योंकि गड़बड़ियाँ वही होती है कि जो ई-पॉश मशीन होता है उससे जो पर्ची निकलती है, उस पर्ची निकलने वाले पॉइंट पे तोड़ मरोड़ के लोग उसको कागज़ को फंसा देते हैं कि उससे पर्ची निकली ही नहीं। क्योंकि अगर पर्चियाँ निकलेंगी तो सही मात्रा का ज्ञान होगा और लोगों को पता चलेगा कि मुझे हमारे कार्ड में कितना राशन मिलना था और कितना नहीं। तो ये आप लोगों को ज़रूर बताएं कि जब तक आप लोग राशन का उठाव नहीं करते हैं, अंगूठा नहीं लगाइए और पर्ची का डिमांड ज़रूर कीजिए। उसके बाद अभी सिविल सर्जन साहब ने कहा आपके ज़िला में भी कुपोषण उपचार केंद्र चलाए जा रहे हैं, और हम लोग बहुत सारे ज़िला में गए तो हम लोगों को ये सुनने को मिला कि अक्सर जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर 2-3 बच्चा है और एक बच्चा को लेकर अगर माँ कुपोषण उपचार केंद्र में चली जाती है तो बाकी बच्चों का क्या होगा। तो ये एक समस्या आती है। तो वैसे लोगों को आप लोग समझा सकते हैं कि ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अगर आपके बच्चे जाएंगे और कुछ दिनों की ही बात है तो आपके बच्चा को अतिरिक्त इलाज करके, उसे अतिरिक्त पोषण आहार दे करके उसे स्वस्थ किया जाएगा। और जो माताएं कुपोषण उपचार केंद्र में अपने बच्चों का इलाज कराने जाती है उसे प्रत्येक दिन 130 रुपये के हिसाब से उसे उसकी दी जाती है और उसे वहाँ पे भोजन भी दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जननी सुरक्षा योजना के तहत भी जो महिला परंपरागत संस्थागत प्रसव कराती है तो उसे 1400 की राशि भी दी जाती है। अब इतने सारी योजनाओं के बाद अगर आप लोगों को कोई शिकायत मिलती है तो आप लोग शिकायत कहाँ करें? शिकायत आप लोग के ज़िला में जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, जो आपके ज़िला के अपर समाहर्ता हैं, जो जिन्हें आप एसी साहब कहते हैं, वो शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि आपको शिकायत कैसी करनी है। अगर आप उनकी शिकायत करते हैं और उनके द्वारा जो भी फैसला आपको मिलता है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आयोग में बहुत ही आसान तरीका है शिकायत करने का। आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आपको जो आयोग के द्वारा किट दी गई है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप प्रमाण के साथ अपनी शिकायत को टाइप कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। अभी बहुत सारे शिकायतें ये भी आती है
कि मैं अपना नाम जुड़वाना चाहती हूँ राशन कार्ड में, मुझे अति आवश्यकता है, लेकिन हमारा नाम नहीं जुड़ रहा है। तो नाम कैसे जुड़ेगा? बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अर्हता नहीं रखते हैं। अभी डीएसओ साहब ने भी आपको एक एक पॉइंट पे बताया कि कौन कौन लोग इसकी पात्रता रखते हैं, जिनका कार्ड बनना चाहिए और जिनका नहीं बनना चाहिए। आयोग के द्वारा जो किट दी गई है उसमें भी विस्तार पूर्वक बिंदुवार आप लोगों को बताया गया है कि कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में आते हैं और कौन से नहीं हैं। आप चूँकि जीते हुए मुखिया हैं, आप अपने पंचायत के एक एक लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं कि आपके पंचायत के कौन लोग सुखी संपन्न हैं, लेकिन किसी तरीक़ा से अपना राशन कार्ड बना लिए हैं, या जिस वक्त वो अपना राशन कार्ड बनाए थे उस टाइम उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो अपना राशन कार्ड बना लिए, लेकिन अब उनकी स्थिति अच्छी हो गई है, अब उसकी पात्रता जो है वो ख़त्म हो गई है। तो वैसे लोगों से आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए अपने पंचायत के लोगों से कि आप लोग अपना कार्ड सरेंडर कर दीजिए, ताकि आपके पंचायत के जो सही लाभुक है, जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं और जिनको उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन वो उस कैटेगरी नहीं आ पाए हैं, तो अगर आपके जो पंचायत के सुखी संपन्न लोग हैं जो उस अर्हता नहीं रखते हैं, वैसे लोगों का कार्ड जब सरेंडर करवाइएगा तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिक रिक्तियाँ आएगी, और जब रिक्तियाँ आएंगी तो सही लोगों का चयन होगा और सही लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इतना ही कहकर मैं अपने बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने सभी विभाग के बारे में विस्तृत बात किए। एक चीज़ मैं मुखिया जी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आकस्मिक खदान कोष से आपके पंचायत में 10-10 हज़ार रुपया है। अगर कहीं वैसा स्थिति है कि वो खदान किन्हीं को राशन कार्ड नहीं है और भूख से मरने की स्थिति है, तो उसमें आप लोग खरीद करके उसको देना है। ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो बहुत लोग नए मुखिया होंगे तो पुराने वाले नहीं बताए होंगे या पंचायत सेवक नहीं बताए होंगे, तो इसकी जांच पड़ताल आप लोग जा करके कर लें कि हमारे पास जो 10,000 रुपया आकस्मिक खदान कोष का है उसमें कितना बचा हुआ है और उसको खर्च करना है। अगर खर्च हो जाता है तो फिर आप डिमांड करेंगे तो हमारे पास पैसा है, हम आपको फिर दे देंगे। एक ही है। और दूसरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, एक बार और हम आप लोगों का ट्रेनिंग रखेंगे, आप लोग को इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। अभी राशन कार्ड का वैकेंसी हमारे पास है, 1 महीना का हम शेड्यूल निकालने वाले हैं। जो जो आप लोगों को एरिया में लगता होगा कि इनको राशन कार्ड बनाना है, ज़रूरी है, तो वो लोग को आप अप्लाई करवा दीजिए, हम लोग राशन कार्ड बनाएंगे। और इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं अनुरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय से कि आएँ और आप सबों को प्रबोधित करें। सर। धन्यवाद। सबको मोरा जोहार। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आप पहले धरती को नमन करने के लिए ही जब खूंटी पहुँचे तो वहाँ गए थे, और चूँकि ये बिरसा मुंडा की धरती है और इस धरती का नमन न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरी दुनिया करता है, और आप उसी धरती के मुखिया हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ही अगुवाई करनी है। जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने अगुवाई की थी, उसी तरीके से आपको भी अगुवाई करनी होगी और पूरे झारखंड को ये बताना होगा कि मुखिया किस तरीके से बदलाव ला सकता है। मैं हर जगह एक बात कहता हूं और यहाँ भी कहता हूं कि आप लोग अगर ये समझिएगा कि हम सिर्फ मुखिया हैं तो बात बनेगी नहीं। मैं ये बात इसलिए कहता हूं और हर जगह कहता हूं क्योंकि यही हकीकत है कि आप सिर्फ मुखिया नहीं हैं, आप इस समाज की नींव हैं। कोई भी समाज, कोई भी राज्य,
कोई भी जिला, कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक उसकी नींव मजबूत ना हो। जिस तरीके से कोई इमारत आप चाहे मिट्टी का बनाएं, ईंटे का बनाएं, किसी भी तरह की इमारत बनाएं, वो इमारत मजबूत तब हो सकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। और मुखिया चूंकि नींव हैं, इसलिए आपका मजबूत होने का मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपका मोटा ताजा होना जरूरी है, आपको शक्तिशाली होना जरूरी है। मजबूत का मतलब होता है आज के तारीख में बौद्धिकता, आज के तारीख में जानकारी, क्योंकि ये सूचना का युग है, जानकारी का युग है। जिसके पास जितनी सूचना है, जितनी जानकारी है, उतना वो मजबूत है। और खाद्य आयोग का ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि आपको और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, आपको और मजबूती प्रदान की जाए, क्योंकि आयोग ये मानता है कि आप जब तक सक्रिय नहीं होंगे, जब तक आपकी भूमिका नहीं होगी, तब तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम अपना असली मकसद हासिल नहीं कर सकता है। अभी तमाम अधिकारियों ने बात कही, और अगर वो नहीं भी कहते तो भी आप जानते कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जितनी योजनाएं हैं, वो योजनाएं किन के लिए हैं? जन वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग चलती भाषा में पीडीएस कहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, और एमटीसी सेंटर्स में जो कुपोषित बच्चों का उपचार होता है। एनएफएसए की सारी योजनाएं वो हैं, उनके लिए हैं जो समाज में गरीब हैं, जो पीछे छूटे हुए हैं, जो अपने संसाधन से पोषण आहार नहीं जुटा सकते हैं, खाद्यान्न नहीं जुटा सकते हैं, मतलब वो पिछड़े हैं, वंचित हैं, गरीब हैं। इसलिए सरकार ने ये प्रावधान किया है। अब यदि उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है, तो अधिकार दिलाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमको ये समझना होगा कि हम सिर्फ दूसरों पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं। ठीक है, दूसरों की गलती है तो उसको हम चिन्हित करके उसका समाधान तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। आप सभी मुखिया से मेरा करबद्ध आग्रह है कि आप अपने पंचायत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पीडीएस, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, ये सारी योजनाओं से संबंधित जानकारी जो खाद्य आयोग के किट के माध्यम से आपको दी गई है, वो सारी जानकारी आप भी अपने पंचायत के लोगों तक दें, क्योंकि आयोग ये मानता है कि अगर आप अधिकार लोगों को बता देंगे तो वो अधिकार मांगने लगेगा। इसलिए आयोग का टैगलाइन है, अधिकार जाने, अधिकार मांगे। जैसे आज हम लोगों खाद्य आयोग आपके समक्ष आया है, आपको बहुत सारी बातें, जैसे अभी डीएसओ ने कहा कि आकस्मिक खाद्यान्न योजना, पहले मैं आकस्मिक खाद्यान्न योजना जो डीएसओ साहब ने कहा वो स्पष्ट तौर पर आपको नहीं बताया गया, आखिर वो है क्या, और वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी मेंबर ने अभी बताया कि राशन कार्ड बहुत लोगों का इसलिए नहीं बन पाता है कि राशन कार्ड की वैकेंसी नहीं है। अब इसको विस्तार से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आए दिन आपके क्षेत्र में भी, आप भी चूंकि निर्वाचित मुखिया हैं, आपके यहाँ भी लोग आते होंगे कि मुखिया जी मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, नाम जुड़ नहीं रहा है, तो आप कुछ कीजिए, अधिकारी को बता दीजिए। तो इसलिए आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेकर विस्तार से बताता हूं। देखिए होता क्या है कि एक उदाहरण के तौर पर मैं संख्या ले रहा हूं। सपोज हम स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, इस स्कूल में, इस हॉल में 200 लोगों की बैठने की संख्या है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि हम 200 लोगों को ही बैठने देंगे। यहां पर 100 लोग और बाहर खड़े रहे, डीसी की नजर पड़ी। डीसी ने कहा करे 200 की कैपेसिटी थी, लेकिन ये बाहर 100 लोग खड़े हैं, ऐसा करते हैं कि वो लोग भी आ जाएं तो हम 100 कुर्सियां और लगवा देते हैं प्लास्टिक की। तो 100 कुर्सी प्लास्टिक की लग गई।
अब आपको मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह कहा कि हम पीएच और एवाई में इतने लोगों को राशन उपलब्ध कराएंगे, राज्य सरकार हमको उन लोगों की सूची दे दे। राज्य सरकार ने वो सूची दे दी कि 200 लोगों को, केंद्र ने कहा 200 लोगों की दे दी। फिर राज्य सरकार को ये लगा कि नहीं, ये जो 200 लोग हैं उसके अलावा भी जैसे 100 लोग बाहर खड़े थे, राज्य सरकार को ये लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको राशन मिलना चाहिए लेकिन केंद्र की संख्या में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए राज्य सरकार ने यह तय किया कि राज्य सरकार अपने संसाधन से ग्रीन कार्ड बनाएगी और वैसे लोगों का नाम जोड़ाएगी। राज्य सरकार ने भी एक संख्या निर्धारित कर दी कि हम 100 लोगों को, मतलब ये संख्या लाखों में है लेकिन मैं उदाहरण समझाने के लिए संख्या बता रहा हूं, 100 लोगों को मैं ग्रीन कार्ड दूंगा। ग्रीन कार्ड राज्य सरकार ने दे दिया। उसके बावजूद लोग फिर खड़े हो गए। लोगों को पता चला कि भाई यहां नाम जोड़ा जा रहा है, जो बहुतों को पता नहीं था वो भी लाइन में लगने लग गए। अब प्लास्टिक की कुर्सी लगाने की भी जगह नहीं है, हॉल पहले से भरा हुआ था, तो ऐसे में जो बाहर खड़े हैं उनको तो अंदर लाने की कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है। वही स्थिति राशन कार्ड में होता है। एक वैकेंसी होती है, सेंट्रल की एक अपनी वैकेंसी है, स्टेट की ग्रीन कार्ड की अपनी वैकेंसी है। जैसे डीएसओ ने कहा कि ग्रीन कार्ड जितने लोगों को देना है उसकी वैकेंसी अभी है, मतलब उतने लोगों का अभी राशन कार्ड नहीं बनाया गया है। अब सवाल आपका ये होगा मन में, आप चाहे पूछे ना पूछें, कि सर क्या करें फिर, जब राशन कार्ड नहीं बन सकता है तो क्या करें, लोगों को भूखे मरने दें, फिर हमारी मुखिया बनने का फायदा क्या है? यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा, आना चाहिए। तो उसी के लिए आकस्मिक खाद्यान्न कोष वही है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष वह है कि जैसे जिसके पास राशन कार्ड अगर है भी तो भी, नहीं है तो भी, आपको अगर यह लगता है कि कोई आदमी खाद्यान्न के अभाव में मर जाएगा तो उस 10,000 रुपए की राशि से बाजार दर पर, जरूरी नहीं है कि राशन दुकान से ही लेना है, बाजार दर पर, जिस दर पर बाजार में मिल रहा है उस दर पर खाद्यान्न खरीद कर आप उस लाभुक को देंगे। कोई भी खाद्यान्न के अभाव में न मरे, इसके लिए खाद्यान्न कोष है। और इसीलिए, और इस कोष की विशेषता यह है, खासियत यह है कि जैसे आपको विकास के लिए तमाम फंड मिलते होंगे, उस फंड की एक निर्धारित सीमा है कि पुल बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए आपको अगर मान लीजिए 5 लाख रुपया दिया गया, तो इस वित्तीय वर्ष में अगर आपने 5 लाख खर्च नहीं किया तो शेष बची राशि लैप्स कर जाता है, या अगर खत्म हो गया तो दोबारा आपको अगले वित्त वर्ष में मिलेगा। लेकिन आकस्मिक खाद्यान्न कोष की विशेषता यह है कि अगर आपने जो योग्य लाभुक हैं उनको 10,000 रुपए का अनाज खरीद कर दे दिया, तो खर्च का ब्यौरा अगर आप वीडियो को देंगे तो फिर आपको अगला 10,000 रुपया उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब सार यह है कि किसी भी परिस्थिति में पैसे के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी को खाद्यान्न का संकट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये तो आप बता दिए जान बचाने का तरीका कि हम कैसे जान बचाएं। सर राशन कार्ड कैसे बनेगा, ये फार्मूला बताइए ना। तो जैसे मेरी मैडम ने बताया उसको थोड़ा विस्तार से हम बताते हैं। जैसे हमने इस हॉल का उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की कि 200 सीटें थी, 100 प्लास्टिक की कुर्सी लगा दी गई। अब 100 लोग और बाहर खड़े हैं, जिसको आपके शब्दों में यह कहें कि राशन कार्ड बनाने वाले और 100 लोग आ गए, और वो आपको लगता है कि अगर राशन कार्ड नहीं बनेगा तो वो संकट में पड़ सकता है, उसका परिवार संकट में पड़ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? हमको ये करना होगा कि यहां जो 200 लोग अंदर और प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं, उनमें से ये देखना होगा, चाहे उनसे सहमति से या उनकी पहचान करके, कि जो लोग ऐसे हैं
जो अगर बाहर चले जाएं तो उनकर सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, तो वो बाहर जाएंगे तो बाहर वाले अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों की पहचान कौन करेगा? अधिकारी से हम ये अपेक्षा नहीं करते हैं, और ये संभव भी नहीं है कि हर जिले का अधिकारी पंचायत के हर व्यक्ति को जानता हो कि किसके पास पक्के का मकान है, किसके पास 10 बीघे जमीन है, कौन सरकारी नौकरी कर रहा है, कौन पेंशन ले रहा है, बावजूद राशन कार्ड है। देखिए, ये आप जानते हैं। आप लोगों को ये लगता होगा कि अरे हमको क्या मतलब है, काहे के लिए हम किसी का नाम कटवाएंगे, जिसका नाम कटवाएंगे वो मेरा दुश्मन हो जाएगा, तो हमको क्या मतलब है। तो आप एक चीज जानिए कि आज हम आयोग के अध्यक्ष हैं, अधिकारी आज आपके जिले में हैं, मेरी भी एक समय सीमा है, मेरा भी एक कार्यकाल है, एक कार्यकाल के बाद हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जिले के अधिकारी आज इस जिले में हैं, कल इस जिले में नहीं रहेंगे, लेकिन आप इस समाज में तब तक रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। आपका बदली नहीं हो सकता है, और समाज खराब होगा तो समाज आपको माफ नहीं करेगा। आपका समाज ये पूछेगा आपसे कि जब पद पर थे तब तुमने क्या किया। अधिकारी तो चले जाएंगे, आप कहां जाएंगे? हो सकता है आप मुखिया नहीं रहेंगे, लेकिन समाज से आपका संबंध नहीं खत्म हो सकता है। इसलिए ये जानिए कि समाज को बचाने की पहली जिम्मेवारी आपकी है। अधिकारियों से काम लेना, मैं हर जगह कहता हूं कि मुझे भी सरकार वेतन देती है, अधिकारियों को भी वेतन मिलता है। वेतन कहां से आता है? जनता के पैसे से आता है। मतलब हम आपके नौकर हैं, आप मालिक हैं। आप अगर मालिक नौकर से काम लेना नहीं जानता है तो नौकर ढंग से काम नहीं करेगा। आपको निगरानी रखनी होगी, आपको काम लेने आना पड़ेगा। अगर आप केवल कोसते रहेंगे, अरे अधिकारी नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? सुनाना होगा। आपका अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो आपको आवाज उठानी होगी। खाद्य आयोग क्यों बना है? खाद्य आयोग इसलिए बना है, सरकार ने गठन क्यों किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जितनी योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी है, पीडीएस दुकान है, मिड डे मील है, ये योजनाएं लागू नहीं हो रहा है तो खाद्य आयोग में शिकायत करें, खाद्य आयोग कार्रवाई करेगा और लोगों को उसका हक दिलाएगा। अब आपके मन में ये बात उठ रहा होगा कि सर आप लंबा लंबा भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हमको करना क्या है। ठीक है, सब तो जरूरी है, लेकिन हम क्या करें? आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, आपके पंचायत में राशन की दुकान है, और ये डीएसओ साहब ने भी नहीं बताया, हर राशन दुकान में ये अनिवार्य है कि उसके दुकान के बाहर एक सूचना पट होना चाहिए। ये अनिवार्य है, वो एहसान नहीं करता है, ये अनिवार्य है। नहीं है तो आप शिकायत करें। उस सूचना पट पर सारी जानकारी उसको लिखनी है, कितना स्टॉक है, स्टॉक कब आया, उसके यहाँ कितने एवाई राशन कार्ड धारी हैं, कितने पीएच राशन कार्ड धारी हैं, कितने ग्रीन कार्ड राशन धारी हैं, कितने ने अनाज लिया, कितने का स्टॉक बकाया है, सारी सूचना लिखी होनी चाहिए। और जैसे सूचना लिखेगा वैसे जो वो गड़बड़ी करता है कि ठेपा लगाकर राशन नहीं देना और ये कहना कि राशन नहीं आया है, ये सारी चीजें जैसे आप सूचना पट पर लिखवाना बाध्य करेंगे, आधी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी। इसी तरीके से आप आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर, आंगनबाड़ी केंद्र की जो भी संचालिकाएं हैं उनको ये कहिए कि आंगनबाड़ी के बाहर तुम सूचना पट लगाओ, सूचना पट में सारी जानकारी आप लिखिए। दूसरी चीज, मध्याह्न भोजन। स्कूलों में भी ये नियम है कि आपको मीनू, जैसे मैंने डीएससी को अभी कहा है सबको मीनू उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसकी फोटोकॉपी। उसको फोटोकॉपी उपलब्ध कराने के पीछे मकसद ये है कि आपको भी ये जानकारी रहे कि स्कूलों में किस दिन क्या मिलना है, मेनू क्या है। अमूमन ये शिकायत रहती है, शिकायत ही नहीं, हमने
ये भौतिक तौर पर इसका परीक्षण किया है। कई जिलों में हम स्कूलों में गए हैं, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया है, मैंने मीनू चेक किया है। गड़बड़ी क्या होती है कि मीनू नहीं लिखा होता है, और अगर लिखा भी होता है, सुबह भी अधिकारियों के साथ बैठक में मैंने ये स्पष्ट निर्देश दिया है, लिखा भी होता है तो ऐसे जगह लिखा होता है जहां बच्चों की नजर नहीं पड़े। मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोग अपने पंचायत के जितने स्कूल हैं जहां मध्याह्न भोजन दिया जाता है, वहां ये सुनिश्चित कराएं, प्रधानाचार्य पर ये दबाव डालें या आग्रह करें, जो भी तरीके से प्रधानाचार्य मानते हैं उस तरीके से आप मीनू ऐसे जगह लिखवाएं जहां पर बच्चों की नजर पड़े। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि अगर बच्चों की नजर मीनू पे पड़ेगी और किसी दिन अगर अंडा मिलना है या सोयाबीन की सब्जी मिलनी है और स्कूल में नहीं मिल रहा है, तो बच्चे हो सकता है खुद टीचर से पूछेंगे, मास्टर साहब आज तो अंडा मिले वाला हलो की होलो हमारा अंडा काहे दिल्ली, तो वो देखेगा तो वो मांगेगा। तो ये सुनिश्चित कराइए कि लिखा रहे और बच्चों को भी ये बताइए कि ये मिलना है, नहीं मिलता है तो आकर बताओ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे हमको क्या मतलब है, छोड़ो कौन शिकायत करेगा, कौन सुनने वाला है। तो आप अगर शिकायत नहीं करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा ने आवाज नहीं उठाई होती तो क्या आज हम जिस अवस्था में हैं हम उस अवस्था में पहुंच पाते? आवाज तो उठाना होगा। अगर हम बार बार कहते हैं और एक नारा है, लोग ये कहते हैं, खासकर हर धर्म में अलग अलग व्याख्या की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बताऊं कि आप लोग हर धर्म के मानने वाले लोग यहां बैठे होंगे, हर धर्म में उपवास का एक दिन होता है, व्रत का एक दिन होता है कि अमुक दिन उपवास करना है। हो सकता है कि मैं अपने उदाहरण से ये बात कह रहा हूं कि जिस दिन कोई उपवास है उस दिन आपने ये तय किया था कि मैं उपवास करूंगा या करूंगी, और उस दिन सुबह उठकर आप कुछ खा लेते हैं, आपकी माँ या आपके बड़े देखते हैं तो वो कहते हैं अरे तुमने तो कहा था कि हम उपवास करेंगे, तुम तो खा लिए, अब कैसे उपवास करोगे? तो आप कहते हैं अरे हमको तो पता ही नहीं था आज ही करना है। तो आपकी माँ या आपके बड़े क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि चलो जानकारी नहीं थी, खा ली, अनजाने में की गई गलती को भगवान ईश्वर अल्लाह माफ कर देते हैं, अब तुमको बता दिया गया, अब तुम मत खाना। तो पहले अगर आपसे गलती हो रही थी तो अनजाने में हो रही थी कि जितनी बातें मैंने आपको बताई वो आपको पता नहीं था। लेकिन अब अगर आप लोगों को, अपने पंचायत के लाभुकों को लाभ नहीं पहुंचाते हैं तो ये लगेगा कि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। और आप ये, मैं बार बार कहता हूं, हर जगह मैंने ये कहा कि आप विकास की योजनाओं को अपना कर्तव्य समझिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कराना अपना धर्म समझिए, क्योंकि हर धर्म ये कहता है कि गरीब, वंचित, शोषित, और एक शब्द है कि नर में ही नारायण बसते हैं, मतलब गरीबों में, वंचितों में ही ईश्वर का वास होता है। और ये योजनाएं उन्हीं के लिए है। अगर आपने उनकी मदद कर दी तो समझिए कि आपने भगवान को खुश कर दिया, ईश्वर को खुश कर दिया, अल्लाह को खुश कर दिया, गॉड को खुश कर दिया। इसलिए इस योजनाओं को आप अपना धर्म समझिए, आपकी विकास योजनाएं आप समझिए कि आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है, लेकिन ये आपका धर्म मान के चलिएगा, तभी आपका समाज भी बचेगा, बढ़ेगा और समृद्ध होगा। दूसरी चीज, एक बड़ा दुखद विषय है और यह चिंताजनक विषय है, लेकिन मैं बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ईमानदारी से डीएसओ ने यह कहा कि निगरानी समिति, सतर्कता समिति का गठन नहीं हुआ है। इतने दिन मुखिया के चुनाव हो गए और सतर्कता समिति का गठन न होना बेहद चिंताजनक है। और मैं ये समझता हूं कि आयोग का यहां आने का पहला कदम सार्थक हुआ कि शायद अगर आयोग का ये कार्यक्रम नहीं हुआ होता तो सतर्कता समिति के बारे में आपको जानकारी भी नहीं दी गई होती और सतर्कता समिति के गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं की गई होती। इसलिए
मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से आयोग गतिशील है, सक्रिय है, उसी तरीके से आप लोग भी गतिशील रहिए, सक्रिय रहिए, तभी आपको अपना हक मिलेगा। दूसरी बात, मैंने सतर्कता समिति और निगरानी समिति के संदर्भ की बात की। कई बार आप लोगों के भी मन में यह सवाल उठता होगा या आपसे भी ये पूछा जाता होगा कि किसी डीलर के पास जाते हैं या किसी स्कूल में, आपको ये मन में आ रहा होगा कि हम अगर किसी स्कूल में जाएंगे तो स्कूल का प्रिंसिपल अगर ये कहेगा भाई तुम मुखिया हो, तुमको क्या मतलब हमारे स्कूल में मेनू लगाएं नहीं लगाएं, तुमको क्या मतलब। आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र की संचालक पूछेंगे मुखिया हो अपना काम करो, तुमको आंगनबाड़ी से क्या मतलब है। ये सवाल आपसे पूछे गए होंगे या हो सकता है आपके मन में ये सवाल होगा। इसीलिए सतर्कता समिति इसीलिए बनाई गई है कि जो भी मुखिया होता है वो पदेन का मतलब व्यक्ति नहीं, जो भी मुखिया है वो सतर्कता समिति या निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा। और निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपको संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है कि आप एनएफएसए से संबंधित योजनाओं की निगरानी कर सकते हैं। गड़बड़ी पाए तो आप उसकी अनुशंसा आप वरीय पदाधिकारी को कर सकते हैं। वरीय पदाधिकारी आपके अनुशंसा पर कार्रवाई नहीं करता है तो आप खाद्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अनुशंसा करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा। तो हमको ये पहले चीज नकारात्मक विचार मन से निकालना होगा। पहले क्या हुआ ये भूलना होगा। अब अगर आपने पहले कोई प्रयास नहीं किया, आपको जानकारी का अभाव था, आपने नहीं किया, अब आपको सारी जानकारी दी गई है। आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, आप भी शिकायत करें, लोगों को भी शिकायत के लिए प्रेरित करें। लेकिन आप लोगों से मेरा करबद्ध आग्रह है, आपसे भी और आपके पंचायत के लोगों से भी, कि बदले की भावना से, कि किसी डीलर से आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है या किसी दूसरे को डीलरी दिलानी है, तो बदले की भावना से शिकायत करेंगे, आपका भी समय नष्ट होगा, आयोग का भी समय नष्ट होगा, अधिकारियों का भी समय नष्ट होगा। तो व्यक्तिगत बदले की भावना से ऊपर उठकर आप ये देखें कि जो गलत है और जो शिकायत आप भी करें या जो भी शिकायत आपके पंचायत के लोग करें वो प्रमाणिक हो, उसका साक्ष्य हो, साक्ष्य के साथ आयोग में कार्रवाई करें, वे शिकायत करें। दूसरी चीज, आज जब सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे थे तो अधिकारियों के सामने ही, और मैं इस बात के लिए तारीफ करता हूं जो भी शिकायत करता आए थे, जिन्होंने भी ये बात रखी कि कई डीलर ये कहते हैं कि नहीं जाओ ना, कहाँ जाना है, हमारा सब अधिकारी तो जो खाद्य आपूर्ति विभाग का सब हमारा गुलाम है, हमारा सब जगह सेटिंग है, देखते हैं कौन क्या कर लेगा। अब उन्होंने सही कहा, गलत कहा, जो लिख कर दिया उचित है अनुचित है ये जांच का विषय है। लेकिन इस तरह का भाव अगर आ रहा है तो ये हमको दूर करना होगा और ये भाव मन से निकालना होगा कि सब गुलाम है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। लोग अपना काम निकालने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। आप शिकायत करके तो देखें, जिस भी शिकायतकर्ता ने ये लिख कर दिया कि वो डीलर ये कह रहा है, उस शिकायतकर्ता ने शिकायत की नहीं, सही जगह शिकायत की नहीं, लेकिन ऐसी बातों को प्रचारित किया जा रहा है। आप ये समझिए कि अगर सब सेटिंग रहता तो आयोग का यह कार्यक्रम क्यों हो रहा होता। दूसरी चीज, डीलर यह तर्क देता है, डीलर कई बार यह तर्क देता है, दो तीन तरह के तर्क देता है कि हमको पीछे से अनाज कम मिल रहा है, हम कैसे पूरा अनाज देंगे, हमको अनाज कम मिला। दूसरा, डीलर कई बार यह तर्क देता है कि हमको जो कमीशन मिलता है उससे मेरा घर परिवार नहीं चल पाता है, हम राशन कम नहीं देंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे। ये दो तर्क होते हैं। देखिए, डीलर मैं हर जगह कहता हूं,
डीलर भी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। उनकी चिंताओं, उनकी समस्याओं पर भी आयोग गंभीर है। हम मुखिया संवाद के बाद हर जिले में डीलर की समस्या क्या है, उनका निदान कैसा हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने के बावजूद मुझे ये कहना होगा कि डीलर को इन तर्कों की आड़ में लाभुकों का हक मारने नहीं दिया जा सकता है। और ये जो तर्क दिया जाता है कि हमको पीछे से अनाज कम मिलता है, तो आप लोग अपने क्षेत्र के डीलर को ये कहिए कि अगर कोई अधिकारी उनको अनाज कम दे रहा है तो डीलर भी शिकायत करे, उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये डीलर को आश्वस्त करे। और मैं आप लोगों के माध्यम से डीलर को ये बात कहना चाहता हूं कि डीलर प्रामाणिक तौर पर शिकायत दे, और डीलर को अगर ये डर लग रहा हो कि उसका नाम सामने आने से उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, तो उसकी जानकारी, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, गोपनीय तरीके से जांच कराई जाएगी, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डीलर की शिकायत डीलर करेगा नहीं, डीलर ऐसी तर्कों का सहारा लेगा, तो आप ये जानिए कि हर हाल में जिसको 5 किलो अनाज मिलना है उसको 5 किलो ही मिलना है। आपको किसी तर्क को सुनने की आवश्यकता नहीं है। जिसको 35 किलो मिलना है उसको 35 किलो ही मिलना है। किसी भी स्थिति में कम नहीं मिलना है। डीलर को कम मिला, नहीं मिला, डीलर को आप सीधा कहिए कि तुमको 5 किलो देना था, 5 किलो दो। और किसी भी हाल में अपने क्षेत्र के लोगों को ये कहिए कि अनाज लेने से पहले अंगूठा न लगाए। कई शिकायतें आती है, आपके जिले में ये शिकायत आई, सभी जिलों में ये शिकायत आती है कि डीलर अंगूठा लगवा लेता है, कहता है कि जब अनाज आएगा तो बुला के दे देंगे, अंगूठा लगा दो। अपने लोगों को जागृत कीजिए, कहिए कि नहीं, अंगूठा नहीं लगाना है, अंगूठा लगाओगे राशन लो और रसीद लो। दूसरी चीज, आज सर्किट हाउस में भी सुनवाई के दौरान कई लोगों ने कहा कि यहाँ नेटवर्क की समस्या है, ईपॉस मशीन में कई गड़बड़ियां हैं। कई बार डीलर ये कहता है कि नेट नहीं आ रहा है, ईपॉस मशीन काम नहीं कर रहा है, तो हम राशन नहीं दे पाएंगे। ये आप जान लीजिए, और डीएसओ ने भी ये जानकारी नहीं दी, लेकिन ये विभाग में प्रावधान है कि किसी परिस्थिति में भी किसी को राशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी है तो अपवाद पंजी की व्यवस्था है, अपवाद पंजी में रजिस्टर करके अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा, उसका फिर से अपलोड किया जाएगा, जो भी तकनीकी चीजें हैं। मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम का निष्कर्ष ये है, निचोड़ ये है कि किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को खाद्यान्न का संकट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों से ये मेरा आग्रह है, और अगर आप लोगों के पास इस संदर्भ का फंड नहीं है तो आप जिला से संपर्क करें। जिला से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है, आप आयोग को संपर्क करें। आप लोगों के हर पंचायत में लगभग पंचायत भवन होगा। पंचायत भवन के बाहर आप एक बड़ा सा होर्डिंग लगाकर, जो खाद्य आयोग का किट आपको दिया गया है उसमें जो जानकारी दी गई है, उन्हीं जानकारी को आप उस होर्डिंग में लिख दें, ताकि पंचायत भवन में आने वाले या उधर से गुजरने वाले हर लोगों को ये पता चल पाए कि योजनाएं क्या है, योजनाओं के प्रावधान क्या है, और उसमें डीजीआरओ का नंबर भी लिख दें और खाद्य आयोग का व्हाट्सएप नंबर भी लिख दें, ताकि अगर किसी को शिकायत हो तो वो शिकायत कहाँ करे, ये उनको पता होना चाहिए। यही बातें मुझे कहनी थी, और इसी बात और यही संवाद करने के लिए आपके ज़िले में 23वां जिला है जहां आया हूं। और अब आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपनी शिकायत मौखिक तौर पे भी करें। मौखिक तौर पे जो शिकायत करेंगे वो अगर आप लिखित तौर पर देंगे तो उसकी सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इसके अलावा आपके ज़िले में जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर कैसे किया जाए, उस संदर्भ में आपकी कोई सुझाव हो, कोई बात अगर आप लोग कहना चाहते हो तो बिल्कुल कह सकते हैं। अपना हाथ उठाएंगे, माइक आप लोगों तक चला जाएगा। जो कहना चाहें वो हाथ उठाएंगे, माइक उन तक चला जाएगा।
किन्हीं को कुछ नहीं कहना है जी? नाम और पंचायत बताइएगा और सजेशन जो है। जी खड़े हो। मेरा नाम लक्ष्मण टूटी, मनहतु पंचायत अणकी प्रखंड। ये हमारे खूंटी जिला की कुछ समस्याएं आजकल दिख रही है कि जैसे मेरा पंचायत में भी ऑफलाइन सिस्टम चल रहा है, वहाँ ऑनलाइन नहीं है। हाँ, वहाँ इस महीना का राशन कम मिला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऊपर से ही ऐसे ही आ रही है, तो ये समस्या जो है पूरे जिला में, हम लोगों का जिला में ये चल रही है। नहीं, ये देखिए मुखिया जी, मैं आपको रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कम नहीं दिया जाता है। होता क्या है, मैं अपने संबोधन के क्रम में ये बताना भूल गया। देखिए क्या होता है, जैसे राशन कार्ड के संदर्भ में मैंने उदाहरण दे के आपको समझाया, मैं इस संदर्भ को भी आपको समझाता हूं, चूंकि डीलर इसी तरह का सहारा लेता है। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, मैं जून से शुरू होता हूं। अगर मान लीजिए जून में किसी डीलर को 30 क्विंटल अनाज मिलना था, उसके पास जितने लाभुक हैं उन लाभुकों के लिए 30 क्विंटल अनाज सरकार को देना है, ठीक? जी जी। सरकार ने 30 क्विंटल अनाज दिया। अगर मान लीजिए उसके यहाँ 3000 लाभुक हैं, 3000 लाभुक के लिए 30 क्विंटल देना है। उसने 2000 लाभुकों को बांटा, तो 1000 लाभुक का राशन उसके पास बच गया। जी जी, बच गया ना, मतलब समझ लीजिए कि 10 क्विंटल बच गया, ठीक? तो सरकार जो अब जुलाई में उसको राशन देगी, वो 10 क्विंटल माइनस करके, सरकार कम नहीं दे रही है, 10 जो बचा है उसको जोड़कर 20 और देगी। उसके पास तो 30 होना था, 30 ही है, 10 बचा हुआ 20 अब दिया गया, ठीक? जी जी, है ना? लेकिन डीलर क्या कहता है, हमको कम मिला। कम नहीं मिल रहा है, वो आधा सच बोलता है, पूरा सच नहीं बोल रहा है। 10 बचा था ये नहीं बोल रहा है, 10 काटा गया ये बोल रहा है। इसीलिए मैंने कहा उसके किसी तर्क को नहीं सुनना है। मेरी बात सुन लीजिए। जी जी सर। अगर कोई ये कहता है उसको कहिए कि हमको नहीं मालूम है, कम दिया गया तो तुम लिख के दो, और उसका स्टॉक चेक कीजिए, स्टॉक रजिस्टर चेक कीजिए, डीजीआरओ के यहाँ शिकायत कीजिए, आयोग में शिकायत कीजिए। देखिए किसी भी, आप अगर लोगों के तर्क सुनते रहिएगा ना तो समाधान नहीं निकलेगा। आप सीधा ये कहिए कि तुमको कम मिला कि पीछे से नहीं मिला, हमको नहीं पता, मेरे पंचायत के लाभुकों को जितना अनाज देना है दो, नहीं देता है, आप शिकायत कीजिए या शिकायत करवाइए। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि कम नहीं दिया जाता है। उसके पास जो सरप्लस बचे होते हैं, अवशेष बचा होता है, उसको जोड़कर बचा हुआ खाद्यान्न दिया जाता है। और डीलर इसी तर्क, और यही तर्क लेके डीलर कुछ आज सुबह भी आए थे हमारे पास, उनसे भी मैंने ये पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि मुझे जानकारी है तो मैं उनके तर्क को काट पाया। जी जी। आपके पास जानकारी नहीं है, इसीलिए आपको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आए हैं कि आप किसी तर्क को मत सुनिए। सीधा ये कहिए कि मेरे लाभ को अगर पीएच को 5 किलो मिलना है तो 5 किलो दो, अगर एवाई को 35 किलो मिलना है, जिसका जो प्रावधान है उसको उतना उपलब्ध कराइए। डीलर को कहिए अगर तुमको शिकायत है तो तुम लिख के शिकायत करो। जी जी, ठीक है ना? किसी हालत में ये स्वीकार नहीं। इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ऑफलाइन हम लोग को मिल गया है, उस पिछला शिकायत नहीं है, जो इस महीना की जो नहीं मिल रही है वो शिकायत है। नहीं, इस बार काट के दिया है, तो आखिर क्यों काट के दिया है? बोल रहे हैं कि मशीन गड़बड़ है। मैं यही बात तो कर रहा हूँ मुखिया तो जी। मशीन अगर गड़बड़ है तो फिर विभागीय स्तर से इसे पहले से क्यों नहीं होता अरे है? सर, आप इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं? मशीन गड़बड़ है, आपको अनाज नहीं मिल रहा है, शिकायत कीजिए, बात खत्म। आप उस तर्कों में फंसिएगा तो उलझा देगा आपको। थैंक यू। आपको उलझा देगा तर्क सुनिएगा तो। आप सीधा कि आपको इतना अनाज देना है दीजिए, हमको नहीं पता है कहां से दीजिए, जो गड़बड़ी है तुम भैया अपना गड़बड़ी अपने से दूर कराओ, हमको हमारे लोगों को इतना अनाज चाहिए, अनाज उपलब्ध कराइए। आप तर्क ज्यादा, मैं बार बार कहता हूं कि कई बार ज्यादा ज्ञान भी कष्ट का कारण हो जाता है। तो इतना ज्ञान की आवश्यकता क्या है? सीधा कि भैया इतना अनाज देना है, दो, खत्म। ठीक है, थैंक यू। ठीक।
मेरा नाम सुरजू हस्सा, ग्राम पंचायत गोटुआदू, प्रखंड मोरू सर। जी जी बोलिए। और अभी जो एक बात बोले सर, जिसे अपवाद पांजी रजिस्टर द्वारा जो वितरण किया जाता है लाभुक को, उस पर डीलरों का जो एक अपना एक समस्या बताया। हम इस सब का चर्चा गांव घर में हो रहा है, तो हमने एक बैठक कराए। बैठक में सभी डीलर आए और सभी लोग अपना समस्या मेरे पास रखा, और ग्रामीण के साथ साथ में। तो इन लोग का कहना है कि राशन हर महीना 1-2 व्यक्ति जो बायोमेट्रिक द्वारा नहीं हो पाता है, उस स्थिति में हम लोग अपवाद पांजी के द्वारा हम लोग वितरण करते हैं। और वितरण करने बाद इसका जो रिपोर्ट हम लोग जमा करते हैं जिला पर, तो जिला में इसका रिपोर्ट जमा नहीं लिया जाता है। लोग बोलते हैं कि इसका पांजी अपलोड करने के लिए पैसा चाहिए तब करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो नहीं लेंगे। इसके बाद इन लोग का कहना है कि हम लोग जब से पैसा का डिमांड किया तब से हम लोग अपवाद पांजी का हम लोग हिसाब ही नहीं दिए। अच्छा, डीएसओ साहब ज्ञान डालेंगे, बताइए। अपवाद पंजी में पहले ऑफलाइन बांटा जाता था, तो उसका एक सर्टेन पीरियड में जो बांटते थे उनको अपना नेटवर्क एरिया में आ करके ऑनलाइन करना था डीलर को। अगर वो नहीं किए हैं तो उनकी गलती से कटा है। नहीं नहीं नहीं, वो सवाल उनका वो नहीं है गलती। वो कह रहे हैं कि जिले में जाते हैं तो अधिकारी पैसा मांगता है कि पैसा दोगे तबे हम ऑनलाइन करेंगे। इनका मुख्य विषय ये है। नहीं तो गलती किसकी है? मुखिया जी यही कहना है ना आपका? जी। तो ऑनलाइन तो सर अब हम लोग को करना नहीं है। किसको करना? ऑनलाइन तो उसी को डीलर को करना है, अपना इपोस मशीन से करना है। वो अब सिस्टम बंद भी हो गया। अब जहाँ है अपवाद पंजी में, जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जिनका अंगूठा घुस गया है, या दिव्यांग है उनका अंगूठा नहीं है, तो वैसे लोगों को। अच्छा सुनिए ना, एक सेकंड हम रोक रहे हैं। ऐसा है, इस जो समस्याएं आ रही हैं उसका सबसे बेहतर समाधान ये है, अगर ईमानदारी से समाधान चाहते हैं तो हर प्रखंड में सभी मुखिया, डीलर को और आंगनबाड़ी संचालन करने वाले की एक बैठक बुलाइए। ठीक, वहाँ डीलर भी हो, मुखिया भी हो, डीलर की जो समस्या है जितना जल्दी हो सके सर। एक सेकंड, जितनी उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी जैसे उनकी कोई आशंकाएं हैं, मुखिया की अपनी आशंकाएं हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिकाओं की अपनी आशंकाएं हैं, समस्याएं हैं, बैठकर एक मीटिंग कर लीजिए। और जो समाधान आपके स्तर से संभव नहीं है वो आयोग को लिख दीजिए। आयोग के स्तर पर होगा, आयोग करेगा। आयोग के स्तर पर नहीं होगा, आयोग संबंधित विभाग से पत्राचार करेगा। ठीक, एक बैठक कर लीजिए। और जो निगरानी समिति, सतर्कता समिति है कि का संदर्भ है, उसका वहाँ गठन भी हो जाए और मुखिया को ये एक तरीके से प्रशिक्षण भी हो जाए कि सतर्कता समिति की बैठक कैसे बुलानी है, उसकी प्रोसीडिंग कैसे बनानी है, उसमें इनके क्या अधिकार हैं, उसमें कौन कौन सदस्य हैं। उसी बैठक में इन बातों का भी प्रशिक्षण और जानकारी इनको उपलब्ध करा दी जाए। और मुखिया जी का आग्रह है जितना जल्द हो पाए, ये कितने जल्द, कब तक करा लेंगे आप? कराएंगे सर। हाँ, एक प्रखंड कराइए। 15 दिन समय लगेगा। 15 दिन से शुरू हो जाएगा, एक ही साथ सब जगह होगा ये संभव नहीं। बहुत से डीलर लोग का कहना है ना सर कि अगर ऐसे हमारे पास दबाव रहेगा तो हम लोग त्याग देने का भी हम लोग तैयार हैं। क्या करने के लिए तैयार हैं? उन लोग का कहना है कि हमेशा अगर हमारे ऊपर अगर इस तरह का दबाव रहेगा तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। अब देखिए मुखिया जी, अब ग्राम सभा में यह चर्चा हुआ। ये मुखिया जी देखिए ऐसा है, वो अब क्या करेंगे जितना जल्दी इसका बैठक। मैंने ये कहा ना 15, अब आप चाहिएगा कि चट मंगनी पट बिहा तो नहीं हो पाएगा ना। आपने ये बात रखी, इन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद शुरू हो जाएगी बैठक। 15 दिन का इंतजार कीजिए, 15 दिन के बाद होगा। नहीं होगा तो आयोग का व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप शिकायत